नमस्कार दर्शकों आज हम चर्चा करेंगे JKSSRB पर और हमारे साथ खास मेहमान हैं खालिद जहांगीर जो चेयरमैन है। खालिद, आपका स्वागत है। थैंक यू। वेल, लोगों को बहुत उम्मीद है, इस वक्त यूथ को बहुत उम्मीद है क्योंकि बार बार एडवर्टीजमेंट आ रही है कि नौकरियां निकल रही है और यूथ को ट्रस्ट बना रहे और बोर्ड किस तरीके से इस बार ट्रांसपेरेंट तरीके से, क्योंकि सरकार बार बार ये जोर दे रही है कि इस बार ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, ट्रांसपेरेंसी कितनी रहेगी इस पर लोग जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो देखिए मैं बता दूं आपको कि जो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली आपने भी सुना होगा कि एक्सेलरेटेड रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू किया है और इसमें गवर्नमेंट की ये मंशा है कि जो वैकेंसीज रेफ़र हों SSB को वो एक तो जल्दी से फिल की जाएं और दूसरा ट्रांसपेरेंसी के नॉर्म्स को जो है वो मज़ीद बेहतर बनाया जाए जी। तो इस सिलसिले में मैं आपको ये बता दूं कि जो SSB है ये क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है, इसकी एक अपनी रेपुटेशन है और इस इंस्टीट्यूशन ने कई सालों से अपनी एक ज़िम्मेदारी निभाई है और वक्त के साथ साथ जो है इसमें जब भी ज़रूरत पड़ी कि इसको मज़ीद ट्रांसपेरेंट मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पड़ी तो डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट स्टेप्स सरकारों द्वारा या बोर्ड के द्वारा लिए गए और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इम्प्रूव होता गया। और आज जो जिस स्टेज पे हम हैं तो हमको वहीं से आगे बढ़ना है। और जो सिलेक्शन प्रोसेस अब हम शुरू करने जा रहे हैं उसको हम मज़ीद इम्प्रूव करेंगे, मज़ीद ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, मज़ीद उसको जो है वो ऐसा फेयर बनाएंगे कि लोगों का जो ट्रस्ट बोर्ड पे है SSB पे है वो और बना रहे जी। तो मैं अपनी तरफ से और पूरे बोर्ड की तरफ से, अपनी सारी टीम की तरफ से ये आपके व्यूअर्स को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि वो ये यकीन रखें कि बोर्ड अपना काम बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से करेगा और अपनी जो जिम्मेदारी जो सरकार ने बोर्ड को दी है उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाएगा। खालिद जी, आप पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त। सरकार और यूथ के बीच में ट्रस्ट है, उसमें आप ब्रिज का काम कर सकते हैं। आप पहली बार बने हैं चेयरमैन, पिछले जो पास्ट में होता रहा है, जो हमें लोग बताते हैं, एस्पिरेंट बताते हैं, उनका ट्रस्ट टूटा हुआ है, आपको एक मौका मिला है, वो ट्रस्ट किस तरीके से आप बने? देखिए, मैंने आपको बताया और मैं आपके ज़रिए से मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके व्यूअर्स के साथ जो है वो आज बात कर रहा हूं और अपनी बात उन तक पहुंचा रहा हूं जी। तो ये जो लोगों का ट्रस्ट है, ख़ासकर जो हमारा यूथ है, उनका ट्रस्ट जो है हम उसको बिल्कुल बरकरार और बहाल रखेंगे और हम जो ये ज़िम्मेदारी हमको दी गई है रिक्रूटमेंट की, जो एक्सेलरेटेड रिक्रूटमेंट ड्राइव गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है, उस एक्सेलरेटेड रिक्रूटमेंट ड्राइव को हम बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से करेंगे, बहुत ही फेयर तरीके से करेंगे, जुडिशियसली करेंगे, ताकि मेरिट की बुनियाद पे जो है वो बच्चे सेलेक्ट होके आ जाएं और वो सरकार में लोगों की सेवा करें। खालिद जी, यूथ ने SRO 202 भी देखा है, उसमें ये कहा था कि चंद ही महीनों में सबको रिक्रूटमेंट देगी सरकार और एक टाइम पीरियड रखा था कि उस टाइम के अंदर अंदर सबको रिक्रूटमेंट दिया जाएगा, लेकिन उसमें उनके ट्रस्ट के साथ ट्रस्ट डिफिसिट हुआ। वो ना तो टाइम पे उनकी रिक्रूटमेंट हुई और उसके बाद जो प्रोबेशन पीरियड रखा गया तो लंबा, हालांकि अब उसको SRO 202 को हटा दिया गया है, लेकिन उनको लगता है कि इस बार ऐसा तो नहीं होगा, जो एक्सेलरेटेड रिक्रूटमेंट ड्राइव आप कह रहे हैं वो सही पेस पे चलेगी कि नहीं, लोगों को बस इतना भरोसा चाहिए। देखो, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने सवाल किया है लोगों के ट्रस्ट का, बच्चों के ट्रस्ट का, ख़ासकर हमारा जो यूथ है, मैं अपनी तरफ से बोर्ड की तरफ से उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो सरकार की मंशा है कि एक्सेलरेटेड तरीके से रिक्रूटमेंट करनी है, हम उस मंशा के ऐन मुताबिक एक्सेलरेटेड रिक्रूटमेंट करेंगे और जो उसमें एलिजिबल और काबिल बच्चे जो मुस्तहिक होंगे, जो रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, वो सेलेक्ट होके बहुत जल्द जो है वो अपनी अपनी जो भी पद हैं उनको जो मिलेंगे उस पे जाएंगे। SRO 202 अब
अमेंड हो चुका है, अब SO 192 है और उसमें जो है वो 2 साल का प्रोबेशन टाइम रखा गया है। वो तो मुझे लगता है कि पब्लिक डोमेन में बात आ गई है। अब जो भी नई रिक्रूटमेंट है, बल्कि मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो नई रिक्रूटमेंट्स तो होंगी ही 192 के तहत, लेकिन जो अंडर प्रोसेस हमारी रिक्रूटमेंट्स हैं, जो इस वक्त सपोज कहीं पे हमें रिटन टेस्ट हमने कर लिया है तो हमें कहीं पे स्किल टेस्ट करना है, कहीं फिजिकल टेस्ट करा लिया है तो अभी रिटन टेस्ट कराना है, वो पुरानी रिक्रूटमेंट्स वो भी अब जो है वो नए रूल्स के तहत हमको जो है वो करनी है। मतलब जो अभी लगने वाले लोग हैं, हालांकि जो भी सरकार की नोटिफिकेशन या जो रूल आता है, जो ऑर्डर आता है, वो प्रोस्पेक्टिव होता है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने इसको रेट्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया है, एनफोर्स किया है। और ये सभी हमारे नौजवान बच्चों के लिए जो भी एस्पायरेंट्स हैं, उन एस्पायरेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो रहा है। जी, वो कुछ एस्पायरेंट हमारे पास आए थे कल, उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने अप्लाई किया हुआ था और मुझे लगता है कि 2014 से भी कुछ ने अप्लाई किया था और लास्ट मोमेंट बोर्ड की कोई उसमें गलती नहीं है, GAD एक ऑर्डर निकालती है कि उनकी जो पोस्ट है री एडवर्टाइज की जाएंगी। वो कहते हैं कि हमारा क्या कसूर था, पहले कम लोगों में कंपटीशन था, अब नए सिरे से बड़े लोगों में कंपटीशन हो जाए। उनका कहना है कि हमारे साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस हुआ है। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है जी, बोर्ड एक रिक्रूटिंग एजेंसी है, हमारा काम है रिक्रूटमेंट करना जी, और गवर्नमेंट जब पोस्टें हमें रेफ़र करती है तो हम रिक्रूटमेंट शुरू करते हैं। जैसे रिसेंटली क्लास 4 की पोस्टें 8000 से ज़्यादा हमारे पास आई हुई हैं, या अकाउंट्स असिस्टेंट पंचायत की पोस्टें आई हैं। तो रिक्रूटिंग एजेंसी का काम है रिक्रूटमेंट करना। ये जो इशू है विड्रॉ करने वाला, ये इख्तियार भी गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि सिलेक्शन होने से पहले कभी भी गवर्नमेंट विड्रॉ कर सकती है। तो गवर्नमेंट ने अपने उस इख्तियार का इस्तेमाल किया है जो उनके पास है, तो गवर्नमेंट ने विड्रॉ करने का फ़ैसला किया है। लेकिन उसमें भी कई जो है वो रिलैक्सेशंस हमें मिलने की उम्मीद है। लाइक जिनका जो है वो पहले से ही एडवर्टीजमेंट होने के बाद जो है वो कोई एक एग्जाम हो चुका है, एक पार्ट हो चुका है, कुछ ना कुछ प्रोसेस का कोई हिस्सा हो चुका है, तो उनको इसमें एग्जेम्पशन मिलेगी, वो इस ऑर्डर के एम्बिट से बाहर हैं। इसी तरह से जिनका रिटन भी हो गया या कोई और स्किल टेस्ट वगैरह था वो हो गया, या फिजिकल अब सिलेक्शन लिस्ट निकलना था, तो वो सिलेक्शंस जो हैं वो भी नहीं रुकेंगी। और इसके अलावा जो आपने बात की है, तो गवर्नमेंट उस पर एक अप्रोप्रिएट फ़ैसला ले सकती है कि क्या करना चाहिए। उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा कि क्या विड्रा करना चाहिए या जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनके साथ क्या करना चाहिए। खालिद जी, ये कितना इफ़ेक्टिव रहेगा कि रिटन टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगी? पहले इंटरव्यू भी हुआ करता था, वाइवा के मार्क्स हुआ करते थे। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पहले मैं जो एक्सेलरेटेड रिक्रूटमेंट ड्राइव, इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इसका है क्लास 4 की रिक्रूटमेंट। ये पहली बार बोर्ड को रेफर हुआ है क्लास 4 की रिक्रूटमेंट। ये अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता था, डीसीज करते थे ये। तो ये पहली बार सरकार ने फैसला लिया है कि क्लास 4 भी हम रिक्रूटमेंट कराएंगे SSB से। तो ये रिक्रूटमेंट जो है छोटी रिक्रूटमेंट नहीं है। 8575 वैकेंसीज हमको रेफ़र हुई हैं, और हमारी ये कोशिश है, SSB की ये कोशिश है कि सिंगल एग्जामिनेशन हो। एक एग्ज़ाम के तहत, देखिए इसमें आपको समझना है कि ये कितनी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है कि आप 20 ज़िले हमारे हैं जी, हमारे 2 डिविजनल कार्डर हैं, जम्मू और कश्मीर, फिर उसके बाद यूटी कार्डर बना तीसरा, जो पहले स्टेट कार्डर होता था पूरी यूटी को, तो 3 ये और 20 ज़िले, 23 कार्डर हैं, और उसके बाद 18 डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी ये वैकेंसीज हमको रेफ़र की गई हैं जी। और हम चाहते हैं कि ये एक एग्ज़ाम के ज़रिए से, हमारी ये कोशिश है कि मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट तक, ये सिर्फ आप क्लास 4 की बात कर रहा हूँ कि ये हमारी कोशिश है कि सिंगल एग्ज़ाम करें, 1 स्ट्रोक में। उससे क्या होगा कि टाइम भी बचेगा एक एग्ज़ाम, वरना हमें क्या होता था कि हर ज़िले का अलग अलग एग्ज़ाम कराना है और उसमें टाइम भी लगता था। बच्चे अप्लाई करते थे 20 जगह पे, हम एक साथ तो एग्ज़ाम करा नहीं पाते थे, तो उसमें मॉनिटरिंग के लिए भी हमें फिर जो है वो जगह जगह जाने के लिए अपनी टीम्स भेजनी पड़ती थी,
फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो वैसे भी सपोर्ट अब भी करेंगी, लेकिन उस वक्त फिर इंडिविजुअल लेवल पे हमें जाना पड़ता था। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो एक एग्ज़ाम करेंगे इसमें एक ही बार बच्चे को अपीयर होना है। अब चूँकि जब से ये नई व्यवस्था आ गई है डोमिसाइल की, तो इसमें कोई भी बच्चा जो है वो किसी भी ज़िले में अप्लाई कर सकता है। तो उसको फिर जाना था वहाँ पे, आना था। ऊपर से आज जो आप देख रहे हैं कि कोविड की वजह से वैसे ही थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस हैं, ट्रेवल में लोग भी जो है ख़ुद भी एहतियात बरतते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अगर आप अब इस हमारे स्टेप को एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे तो ये बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है, इसमें टाइम भी बहुत बचेगा और सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो बहुत जल्दी कंक्लूड होगा जी। लेकिन हमें ये करने में आप देखिए कितनी मेहनत करनी है कि सिंगल एग्ज़ाम करा के उनको 23 कार्डर्स में अलॉट करना है और उसके बाद 23 कार्डर्स के बाद 18 डिपार्टमेंट्स में उन बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये सारा मैं आपको आपके ज़रिए से आपके दर्शकों को ये बता दूं कि हम ये सारा प्रोसेस डिजिटली करेंगे, हम ये प्रोसेस मैनुअली बिल्कुल नहीं, इसका कोई भी पार्ट जो है मैनुअल नहीं होगा। ये जो कार्डर एलोकेशन होगी या डिपार्टमेंट एलोकेशन होगी ये सब ट्रांसपेरेंट तरीके से सॉफ्टवेयर के ज़रिए से होगा, जिससे कि कोई उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इंटरवेंशन का कोई स्कोप ना रहे। उससे क्या होता है कि कल को एप्रीहेंशंस रहते हैं कि ए करेगा तो वो पता नहीं अपने किसी को फ़ायदा दे देगा या जो हकदार है उसको जो है वो हक ना मिले, वैसा कुछ नहीं होगा। सॉफ्टवेयर के ज़रिए से हम ये सारी प्रक्रिया करेंगे और कार्डर एलोकेशन, डिपार्टमेंट एलोकेशन एक ही बार में ये सारा हो जाएगा। उससे क्या होता था पहले जब ये बच्चे डिफरेंट जगहों पे जाते थे तो ये मुख्तलिफ ज़िलों में एक ही बच्चा भी कभी कभी आ जाता था, एक डिस्ट्रिक्ट कार्डर में भी, दूसरे कार्डर में भी, डिविजनल कार्डर में भी, यूटी कार्डर में भी। और वैकेंसी खाली रहती थी क्योंकि वो एक ही जगह बाद में ज्वाइन करता था, तो बहुत सी वैकेंसीज खाली रहती थी। हमने जो ये वाला मेथड अडॉप्ट किया है, इसमें वैकेंसी खाली रहने की संभावना जो है वो मिनिमम हो जाएगी। उससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो सेलेक्ट होके आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है हम एम्प्लॉयमेंट देने की पोजीशन में आएंगे जी। तो इससे जो है वो ये एक विन विन फार्मूला है जिससे कि बच्चों का जो है वो बहुत फ़ायदा होगा और सिलेक्शन प्रोसेस का टाइम भी जो है बहुत कम लगेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि ये कोविड-19 और आगे जाएगा, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये टेस्ट कराना आपके लिए बहुत बड़ी चैलेंज होगी? देखिए कैसे एग्ज़ाम लेंगे? देखिए ये एक चैलेंज तो है जी, और मैं ये आपके चैनल के ज़रिए से बता दूं सभी लोगों को कि हमको जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होंगी उनको पूरी तरह से फॉलो करना है जी। एग्ज़ाम भी कराना है और जो भी उस वक्त जब हम ये टेस्ट प्लान करेंगे उस वक्त जो है जो भी उस वक्त सरकार की गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस होंगी हम उनको पूरी तरह से फॉलो करेंगे। तो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ही हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे कि ये जो रिटन एग्जामिनेशन हम कंडक्ट कराएंगे ये सारे सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हम कराएं जी। ऑफ कोर्स ये चैलेंज होगा, लेकिन चूँकि ये बच्चों की रिक्रूटमेंट का मामला है, नौजवान एम्प्लॉयमेंट के लिए भी वेट कर रहा है और सरकार भी चाहती है कि एम्प्लॉयमेंट जल्दी से हम जो है इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। तो जो भी अप्रोप्रिएट फैसला वक्त पे लेने की ज़रूरत होगी वो लिया जाएगा। हमने देखा है कि क्लास 4 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल, पीएचडी लोग भी अप्लाई करते हैं, तब कैसा लगता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं? इतनी बेरोज़गारी। देखिए आपकी बात, आपकी ऑब्जर्वेशन सही है कि एम्प्लॉयमेंट देना या अनएम्प्लॉयमेंट एक चैलेंज है जी। ये खाली जो है वो हमारी सरकार के लिए चैलेंज नहीं बिल्कुल, है, बिल्कुल। ये तो पूरे मुल्क में या बल्कि मैं कहूँगा कि ये ग्लोबल लेवल पे एक इशू बन चुका है। इकॉनमी जो है वो जिस तरह से इस वक्त कोविड पैंडमिक की वजह से ग्लोबल इकॉनमी पे भी असर पड़ा है, हमारी जो मुल्क की इकॉनमी है, देश की इकॉनमी, नेशनल इकॉनमी पे भी असर पड़ा है और ओब्वियसली हमारी जो यूटी है उसकी इकॉनमी पे भी थोड़ा असर पड़ा है। लेकिन आप देखिए उसके बावजूद भी जो है वो सरकार ने कितनी पोस्टें रेफ़र की हैं इन हालात में भी। 8,575 क्लास 4 की वैकेंसीज और 1900 अकाउंट्स असिस्टेंट पंचायत जो हमने 2 दिन पहले एडवर्टीज़मेंट निकाल दिया जी। तो
और भी जो है वो हमें एक्सपेक्टेड है, जिस तरह से हमें इंडिकेशंस मिल रही हैं कि और वैकेंसीज रेफ़र होने जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो है इन हमारे जो स्टेप, या पब्लिक सर्विस कमीशन को भी शायद गवर्नमेंट रेफ़र करेगी। तो ये जो गवर्नमेंट सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट है, ये मुझे लगता है कि इतने बल्क में, इतने बड़े वॉल्यूम में मुझे लगता है रिसेंट पास्ट में ये पहली बार हो रहा है। तो इससे जो है वो काफ़ी राहत मिलेगी हमारे नौजवानों को। मैं ये कहूँगा कि नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो सिर्फ मेहनत करें और बिल्कुल किसी के झांसे में ना आए, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो बीच में आउट क्या अफवाहें भी फैलाते हैं और फिर अपने आप को जो है फ्लॉन्ट करते हैं कि हम आपकी नौकरी लगवा देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को ये बता दूं कि एग्ज़ाम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा और ये रिटन एग्जामिनेशन की बुनियाद पे सारा प्रोसेस होगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू के होते होते कहीं थोड़ी बहुत सब्जेक्टिविटी आ सकती है जी, लेकिन अब चूंकि खाली रिटन एग्जामिनेशन है तो उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं बची है सब्जेक्टिविटी की जी। हालांकि मैं ये कहूँगा कि हमारे जो पहले रिटन और इंटरव्यू वाला जो प्रोसेस होता था उसमें भी बोर्ड ने जो है कोशिश की है कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी रखें और बहुत ही फेयर तरीके से अपनी सिलेक्शंस की हैं। लेकिन अब जो है, अब तो प्रोसेस और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है, बिकॉज़ रिटन एग्जामिनेशन की बुनियाद पे खाली जो है वो आपकी इवैल्यूएशन होनी है, आपका मेरिट डिटरमाइन होना है। तो इसलिए किसी के झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत करनी है। जो सिलेबस है, मैंने अकाउंट्स असिस्टेंट का सिलेबस, चूँकि हमें पता था कि ये पोस्टें आने वाली हैं, हमने लगभग 1 महीना पहले अपने कैंडिडेट्स, एस्पायरेंट्स की सुविधा के लिए ये अपनी वेबसाइट पर डाल दिया था ताकि वो तैयारी करते रहें, वो पढ़ते रहें में। और आजकल कोविड के चलते वैसे ही घरों में हैं तो मेहनत करते रहेंगे। आज ना तो आउटिंग है, ना पिकनिक है, ना बाहर मार्केट में जाना है। तो मैं तो अपने नौजवान बच्चों से यही दरख्वास्त करूँगा कि वो खूब मेहनत करें और इस एग्ज़ामिनेशन को जो है वो इसमें कामयाब होने की कोशिश करें। तो ये मैं अपने साथियों को कम्प्लीमेंट करूंगा जिन्होंने मेहनत की इन मुश्किलात में भी, और उन्होंने रिस्क में काम किया, और इन बच्चों को जो है, जो एम्प्लॉयमेंट जिनको मिली है उनको एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश की। इसमें प्रायोरिटी हमने दी जो हमें मेडिकल कॉलेजेस की पोस्टें थी, हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की। 550 नर्सेज हमने सेलेक्ट करके दी इन्हीं दिनों में। और उस वक्त लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस बहुत ही सख्त थी इनिशियल डेज में। उसके बावजूद भी ये मेरी टीम जो है ये आती रही। हालांकि इनको आने जाने में भी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी उन दिनों में, लेकिन इन लोगों ने आके काम किया और वो हमने लिस्टें निकाल के भेज दी सरकार को। उन्होंने उनको अपॉइंट भी बहुत जल्दी कर दिया, क्योंकि उस वक्त जो है वो हमें मेडिकल या पैरामेडिकल मैन पावर की ज़रूरत थी। हमको अपने हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना था। इसी तरह से पैरामेडिक्स, चाहे एक्सरे टेक्नीशियन हो, चाहे आपका ईसीजी टेक्नीशियन हो या लैब टेक्नीशियन हो, इस तरह के बहुत से जो पैरामेडिकल पोजीशंस हैं वो भी लगभग 450 के करीब हमने जो है वो भर्ती करके जो है वो सरकार को भेज दी इसी कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस के दौरान। तो ये भी मेरी टीम ने इन्हीं हालात में काम किया। मैं अपनी टीम को मुबारकबाद दूंगा, उन्होंने बड़ी मेहनत की। हालांकि स्टाफ की भी कमी थी उस वक्त, क्योंकि जो कश्मीर बेस्ड स्टाफ था वो कश्मीर में एज इज़ वेयर इस बेसिस पे सरकार की इंस्ट्रक्शन थी कि वो काम करेंगे। यहाँ पे कम लोग थे, उन कम लोगों में से भी फिर कम ही बहुत आते थे, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस थी। सारे चैलेंजेस के बावजूद हमने वो किया। इसके अलावा नायब तहसीलदार हमने निकाला जो 2015 से चल रहा था। वो नायब तहसीलदारों का एक लॉट जो है सरकार को मिला 5 सालों के बाद, काफ़ी बड़ा लॉट वो भी जो है वो सरकार को मिला। वो रेवेन्यू ऑफिसर्स जो है वो कल को सरकार को जो है वो फील्ड में, क्योंकि रेवेन्यू एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बैकबोन मानी जाती है एडमिनिस्ट्रेशन की, और ये नायब तहसीलदार जो होता है ये कटिंग एज लेवल है फील्ड में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वो भी हमने सेलेक्ट किए। इसी तरह से ड्राइवर्स हमने दिए हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, या फिर जूनियर असिस्टेंट थे कई डिस्ट्रिक्ट कार्डर्स के, जैसे डोडा की पेंडिंग थी कई सालों से, वो भी निकल गई। वो भी जो है वो मुझे लगता है अपॉइंट हो चुके होंगे। तो हमने कोशिश की कि जो भी पेंडिंग सिलेक्शंस थी उनको हम जो है वो एक्सपेडाइट करें, और इसके साथ साथ हमने एग्ज़ाम भी बहुत से शेड्यूल कर दिए थे
जिनकी आप बात कर रहे थे कि कुछ पुराने जो सिलेक्शन प्रोसेसेस थे, एग्ज़ाम भी हमने शेड्यूल कर दिए थे, लेकिन कोविड के चलते वो सभी डेफर करने पड़े। और हमने एक टेंटेटिव कैलेंडर भी निकाला था जो अगस्त, जुलाई और अगस्त और सितंबर के महीने के लिए रखा था हमने। इन द मीन वाइल जो जीएडी की डायरेक्शंस आई हैं, तो हम उनको एग्जामिन कर रहे हैं कि कौन सी पोस्टें जो है वो उन डायरेक्शंस की जो है वो एम्बिट में आ रही हैं, उनको हम जीएडी को वापस रेफर कर रहे हैं। वो थोड़ी उम्मीद रखें, क्योंकि बड़े निराश हो चुके थे जिन्होंने एक स्टेप पार कर चुके हैं और उसके बाद भी नहीं, जो जिनका एक स्टेप हो गया है वो तो बच जाएंगे, क्योंकि उसमें हमें जो कन्वे किया गया है कि जिनका कोई भी एग्जाम का कोई पार्ट हो चुका है जी, वो सिलेक्शंस जो है वो इंटैक्ट रहेंगी, उनको जो है वो वापस रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जिनका एडवर्टीजमेंट हुआ और उसके बाद प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा या रेफर हुई और एडवर्टीजमेंट नहीं निकला किसी भी कारण से, अब हम तो देखिए ये मैंने आपको बताया कि रिक्रूटिंग बॉडी के नाते हमारा काम है, सरकार रेफ़र करेगी तो हम रिक्रूट करेंगे, सरकार विड्रॉ करेगी जो कि सरकार का हक है तो हम वापस कर देंगे। इन द मीनवाइल अगर हमें कभी मौका मिलेगा, हम अपना व्यू पॉइंट सरकार के सामने रखते हैं कि लीगली और प्रैक्टिकली क्या फिजिबल रहेगा, वो जिस वक्त मौका आएगा वो हम अपना व्यू पॉइंट रख देंगे। सवाल बहुत सारे थे लेकिन समय का अभाव है। आखिरी सवाल आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपको नहीं लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमारे अपने ऑफिसेज होने चाहिए? आपने जो है वो बल्कि मेरी वकालत की, ये तो मैं तो देखो मैं आई एम थैंकफुल टू यू कि ये तो मुझे गवर्नमेंट के सामने प्रोजेक्ट करना है या मैंने किया है। तो आपने जो बात कही है ये वाकई में एक मैटर ऑफ कंसर्न है हमारे लिए, बोर्ड के लिए और बोर्ड की फंक्शनिंग के लिए। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हज़ारों की तादाद में हर साल जो है गवर्नमेंट को रिक्रूटमेंट करके देता है, हज़ारों की तादाद में हमारे हाथों से, इसी बोर्ड के हाथों से। बिल्कुल। पिछले अगर 5-6 सालों का हम देखें रिकॉर्ड तो 10-12-15 हज़ार से ज़्यादा लोग रिक्रूट हुए इसी बोर्ड के ज़रिए से, और वो जगह जगह काम कर रहे हैं। तो ये इंस्टीट्यूशन एक परमानेंट नेचर का इंस्टीट्यूशन है। जब तक गवर्नमेंट को नॉन गेजेटेड रिक्रूटमेंट करानी है वो इसी बोर्ड के ज़रिए से करानी है। और आप देखिए कि पब्लिक सर्विस कमीशन हालांकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो भी गेजेटेड लेवल पे रिक्रूटमेंट करती है, और हमारा रोल जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम उनके काउंटर पार्ट हैं, लेकिन हम भी नॉन गेजेटेड लेवल पे रिक्रूटमेंट करते हैं। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और हमारा जो वॉल्यूम है काम का वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नॉन गेजेटेड बल्क में होता है। जैसे अभी हम एक ही सिलेक्शन जो है क्लास 4 की 8,575, 8,500 से ज़्यादा वैकेंसीज हम एक ही एडवर्टीजमेंट नोटिस के ज़रिए से हैंडल कर रहे हैं। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हाईटेक होने की ज़रूरत है। और आजकल के ज़माने में जबकि हम बैठे बैठे एक कमांड सेंटर बना के, अगर एग्जामिनेशन हमारा कुपवाड़ा में चल रहा है तो यहीं बैठे स्क्रीन पे देखें कि सेंटर को मॉनिटर करें। इट इज़ पॉसिबल नाउअडेज बाय वर्च्यू ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो हम चाहते हैं कि ये बोर्ड जो है बड़ा हाईटेक हो जाए और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बड़ा ही एडिक्वेट हो, कि जहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो हमारा प्रॉपरली सेफगार्ड हो, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव रिकॉर्ड होता है। 15 साल 20 साल के बाद भी जो है वो इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कभी गवर्नमेंट को पड़ती है। हमें लिखते हैं, रिसेंटली जो है एक डिपार्टमेंट ने हमें लिखा कि 1992 की सिलेक्शन हुई थी, उसकी हमें जो है वो हमारे यहाँ कॉपी नहीं मिल रही है, हमें दे दीजिए। हमने दे दी, इट वाज अवेलेबल विद अस। हालांकि हमें जगह की बड़ी तंगी है, लेकिन हमने रिकॉर्ड को बड़ा महफूज रखा है और बोर्ड ने जो है वो अपने रिकॉर्ड्स को बड़ा प्रॉपरली अपकीप करके रखा है डिस्पाइट द कॉन्स्ट्रेंट्स। लेकिन ये रिकॉर्ड ज़्यादा देर जो है अगर हमको प्रिजर्व करके रखना है तो बोर्ड के पास रिकॉर्ड रूम्स अच्छे हों। आजकल डिजिटल रिकॉर्ड रूम्स की ज़रूरत है। इसी तरह बैठने की जगह, हमारे जो विजिटर्स आते हैं, जिस वक्त हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, रश रहता है वहाँ पे, सैकड़ों की तादाद में दिन में बच्चे आते हैं, हमारे यहाँ बैठने की जगह नहीं है। और श्रीनगर और जम्मू दोनों जगह पे हमें ये डेफिसिट है। तो हमने ये सरकार की नोटिस में ये बात लाई है, और मैं आपको बता दूं कि हमको सरकार की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस आज जब से मैं आया हूँ, जब से मैंने ये मसला प्रोजेक्ट किया है, वी हैव गॉट वेरी गुड सपोर्टिव रिस्पांस फ्रॉम द गवर्नमेंट। एक तो जम्मू वाला जो है, हमने स्टेट्स के ज़रिए से कुछ बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई करवाई थी, तो फिलहाल हम एक प्राइवेट बिल्डिंग हमने आइडेंटिफाई की है छन्नी हिम्मत में, बड़ी सूटेबली लोकेटेड है। उसके अकोमोडेशन भी काफ़ी है और पार्किंग वगैरह के लिए स्पेस भी है। तो
तो जो कैंडिडेट कभी आए या कोई भी एस्पायरेंट आए, गाड़ी रखने की जगह हो, हमारे अपने एम्प्लॉइज़ को गाड़ी रखने की जगह हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हमें जो है वो कवर हो रही हैं। तो वो हम हायर करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 महीनों में हम वहाँ शिफ्ट करेंगे। मेन जो सेंट्रल ऑफिस बोर्ड का है उसको हम वहाँ पे ले जाएंगे। और हमने जो है वो जम्मू के लिए, हमारे पास एक ज़मीन का टुकड़ा यहाँ पे है जो बोर्ड ने ख़रीदा है इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट से, 4 करोड़ से भी ज़्यादा कीमत दी है। तो हमने डीपीआर अभी रिसेंटली बनवा के सरकार को भेज दिया है। सरकार ने बड़ा आश्वासन दिया है हमें, एलजी साहब की नोटिस में ये बात लाई थी कि बोर्ड को जो है, एंड एलजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, सब ने जो है वो इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और ये भी उन्होंने रियलाइज़ किया कि बोर्ड जो है चूँकि एक बड़ा ही सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन है, तो इसकी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो, और ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव किस्म का काम हमारा है जिसमें हम प्राइवेट लोगों के यहाँ आना जाना वो मुनासिब नहीं रहेगा। तो अपनी बिल्डिंग का डीपीआर भी हमने दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट उसको भी जो है वो जल्दी ही मंजूर करेगी ताकि यहाँ पे कम से कम हम फाउंडेशन जम्मू में डाल दें। फ़िलहाल जो है वो बोर्ड के ऑफिस का, एसएसबी के ऑफिस का, और फिर उसको जितना भी वक्त 2-3 साल में वो कंप्लीट होके बन जाएगा तो आगे के लिए जो है वो बोर्ड बहुत प्रॉपरली स्मूथली फंक्शन करेगा। सिमिलरली श्रीनगर के लिए भी हमने जो है वो लैंड आइडेंटिफाई कर ली है। डीसी श्रीनगर को मैंने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने एक लैंड दिखाई, वहाँ पर भी हमने इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट से, वहाँ पर भी यही 4 करोड़ 62 लाख रुपया दे के हमने ली है। लेकिन वो जो जगह है वो अब हमें पता चला है कि हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है नए मास्टर प्लान में, जहाँ पे हमें वो मिली थी। तो अब हम अल्टरनेट जो है गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ भी हम डीपीआर बनाने की कोशिश करेंगे जल्दी ही, ताकि वो भी गवर्नमेंट को भेजें। तो दोनों जगह पे हमारा एक बड़ा ही वेल एस्टैब्लिश्ड अपना सेटअप हो जहाँ पे बोर्ड जो है वो स्मूथली फंक्शन करे। खालिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया व्यूअर्स से बात करने का, और ये बोर्ड की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको लोगों तक पहुँचाने के लिए। और दूसरा जो हमारा एक्सेलरेटेड रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में जो कुछ भी हमारा इस वक्त जो चल रहा है प्रोसेस, तो वो भी मैंने लोगों से शेयर किया, अपने व्यूअर्स से शेयर किया। तो मैं एक बार फिर आखिर पे व्यूअर्स को यही बता दूंगा कि किसी के बहकावे में ना आए। बोर्ड ट्रांसपेरेंटली काम करेगा, बोर्ड फेयरली काम करेगा, जुडिशियसली काम करेगा। आपको किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं। कैंडिडेट्स मेहनत करें और इस एग्ज़ाम में जो है वो अपनी मेहनत के दम पे पार्टिसिपेट करें। मैं एक चीज़ और ऐड कर दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपका वक्त ले रहा हूँ कि एग्ज़ाम जो है हम जब कराएंगे विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम हम आंसर की जो है वो अपलोड कर देंगे। तो जिसने जो एग्ज़ाम में जो कुछ भी किया होगा उसको इमीडिएटली पता चलेगा कि मेरी पोजीशन क्या बनती है जी। सो ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, इसमें किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं हम रखेंगे कि कोई भी किसी भी तरह की अनडिज़ायरेबल प्रैक्टिस हो जी। तो ये हमारे कैंडिडेट्स व्यूअर्स जो हैं वो सभी नोट कर लें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।